नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 9 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको 8 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये 8 क्लास नहीं देखी हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो दोस्तों, आप वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और बाकी क्लास आप देख सकते हो। इससे अलावा हमने क्या किया है, यूपीएसआई के मैथ्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं, लेकर 1991 से और 2021 तक, वो भी आपके इसी प्लेटफ़ॉर्म पर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्लास नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 9 होने वाली है और क्लास नंबर 9 का मैं आपके समक्ष पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, पहले की भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूँगा। फिर जब वीडियो का अंत होने वाला होगा, तो आप मुझे कमेंट के आधार पर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग। अब थोड़ा-सा हम आपका प्रार्थना समाज के बारे में देखेंगे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1867 में। कब? 1867 में। कहाँ होती है? तो बम्बई में, बम्बई में। और प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना समाज जो है ना, ये ब्रह्म समाज की एक उपशाखा है। क्या है? प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की एक उपशाखा। किसकी उपशाखा है? ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की एक उपशाखा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की एक उपशाखा कौन-सी है? तो राइट आंसर था आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के उद्देश्य से लेकर भी मैंने बड़ी-बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन देखा है। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य थे? तो कुछ उद्देश्यों की हम चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि विवाह की विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, में वृद्धि। आपको पता है कि उस काल में एक कुप्रथा थी कम उम्र में शादी करने के लिए। लेकिन आत्माराम पांडुरंग ने अपना जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए थे, इन्होंने बोला था कि हम जो कम उम्र में शादी हो रही है, उस कुप्रथा को समाप्त करेंगे और इसके लिए उसकी शादी की कुछ आयु में वृद्धि कराएँगे, जो इसका सबसे पहला उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य था, ये विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते थे। विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। यानी ये कहते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। तीसरा है, इन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। महिला शिक्षा के पक्षधर थे। चौथा, जाति व्यवस्था को उन्मूलन करने के लिए बोलते थे कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन, यानी ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, हम सभी लोग एक ही हैं भारतवासी। आई होप इतने क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में, यानी इतनी चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन जो ऑप्शन आपकी परीक्षा में थे, पहला दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, आपके सवाल में था आपका दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। दूसरे थे विवेकानंद जी, आपके क्वेश्चन में विवेकानंद। अभी हम देखो ऑप्शन को हिट करके चल रहे हैं बस। तो विवेकानंद जी ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? विवेकानंद जी ने। एक क्वेश्चन और आपका ऑप्शन में है रामकृष्ण परमहंस। तो विवेकानंद जी के गुरु थे कौन? रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन के संदर्भ में राय, राय की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? यानी मुगल प्रशासन में एक शब्द आया है राय। तो राय का क्या संबंध है? ऑप्शन ए,
एक सैन्य पद, ऑप्शन बी भूमि राजस्व आकलन, ऑप्शन सी भूमि उपज का एक प्रकार, ऑप्शन डी सलाहकारों की एक परिषद। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व आकलन। राय शब्द जो था राय, राय भूमि राजस्व आकलन से संबंधित है। मैं दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे इसका ऑप्शन नंबर डी पर एक बार आप नजर मारिए। इसका ऑप्शन नंबर डी है सलाहकारों की एक परिषद। आपसे क्वेश्चन पूछा राय से संबंधित, तो आपको पता है कि राय और सलाह ये मिलते-जुलते शब्द हैं। लेकिन जब भी आपसे जीएस में प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका एक ऑप्शन इसी प्रकार का होगा जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपको पता है गलत है। तो आपको क्या है ना, आपको ऐसे ऑप्शन से बचना है भाई। ये तब बच पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बार-बार टैकल करोगे। ठीक है? तो राय क्या है? राय भूमि राजस्व आकलन से संबंधित था। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो टैक्स का कलेक्शन होता था, उसमें राय की बहुत भूमिका थी। मैं कह सकता हूँ जो मुगल प्रशासन था, मुगल प्रशासन को चलाने के लिए भी आपकी राय की बहुत बड़ी भूमिका थी। और यहाँ तक कि मैं ये कह दूँ कि जो सेना थी मुगल सेना, उसमें भी राय की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो दोस्तों अगर राय से संबंधित क्वेश्चन आए, तो आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन-सा स्थल है जहाँ मानव कंकाल के साथ-साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान मिला है? अगर मैं थोड़ी-सी और सरल लैंग्वेज बोलूँ, तो इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ मानव के साथ-साथ कुत्तों को भी साथ-साथ दफनाया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मगिरी या मास्को। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम पहली बात तो एक नवपाषाणकालीन बस्ती था। क्या था? नवपाषाणकालीन बस्ती थी बुर्ज होम। और बुर्ज होम पड़ता कहाँ आपका? बुर्ज होम पड़ता है आपका कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है? यहीं से गर्तावास के साक्ष्य भी आपको मिलेंगे। चिरांद कहाँ है? चिरांद, चिरांद आपका बिहार में। ब्रह्मगिरी कहाँ है आपका? ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटक में। मास्को कहाँ है? मास्को है आपका रूस में। ये तो इर्रेलेवेंट है। बाकी बुर्ज होम, चिरांद और ब्रह्मगिरी, ये तीनों ही नवपाषाणकालीन बस्ती थी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। तमिलनाडु, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 आपका कर्नाटक। दोस्तों आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। मैं थोड़ा-सा आपको चित्र के आधार पर दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने इंडिया का ये मैप बना लेता हूँ। साउथ का मैप मैंने बना लिया है। आपको पता है कि ये आपकी जो है 0 डिग्री है। थोड़ा-सा मैप ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, फिर भी ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये जो है आपका मैं लाइन डॉट जो इंडिया से मैं गुजर रहा हूँ, ये है आपकी 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको पता है कि जब ये मानसून आता है पहली बार, तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ आएगा ये टकराएगा? तो ये 1 जून को, जो मानसून आएगा 1 जून को, ये आएगा केरल में, केरल में। और एक तट पड़ता है यहाँ पर तट, जिस तट का नाम है आपका मालाबार तट। कौन-सा तट है? ये आपका तट पड़ेगा आपका मालाबार तट, मालाबार तट। और ये जिस दिशा की तरफ से मानसून आएगा, उसी दिशा के नाम पर इस मानसून का नाम हम रख देते हैं। तो ये दिशा है कौन-सी आपकी? तो ये दिशा आपकी दक्षिणी-पश्चिमी दिशा। कौन-सी? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस मानसून का नाम भी इस दिशा के नाम पर रख देंगे, तो दक्षिणी-पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ एंट्री करता है? मालाबार तट पर। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। कब आएगा? 1 जून को आएगा। इसकी एक शाखा क्या है? एक शाखा अरब सागर की तरफ चली जाएगी और एक शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाएगी, जो आपका टकराएगी कहाँ? आपके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जाकर टकराएगी ये, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये जो आप तट देख रहे होगे ये इस तट का नाम क्या है? इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। कौन-सा तट है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये दक्षिणी-पश्चिम मानसून आता है ना इंडिया में, 1 जून को, ये पूरे भारत में बारिश करता है, लेकिन तमिलनाडु राज्य में बारिश नहीं कर पाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है? तो ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में वर्षा कब होगी? जब मानसून लौट के आएगा वापस। तो लौट के मानसून कौन-सा आएगा? तो उस मानसून का नाम होगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी
पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश कहाँ होगी, कौन-से राज्य में होगी? तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। यहाँ तक मैं कह दूँ कौन से तट पर होगी? तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट। और मैं कह सकता हूँ इसमें कि इसमें ठंड में बरसात होती है, ठंड में वर्षा होती है। इतनी चीज़ें आपकी परीक्षा में मानसून से संबंधित पूछी जा सकती है। अगर पूछ ले कि मानसून कौन-सी भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है? इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा-सा जो है वो कांसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कौन-सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? देखो यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अगर थोड़ा-सा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछता, तो आपको मैप का सहारा लेना पड़ता है इसके लिए। इसके ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको मैप अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। बॉस्फोरस जल संधि, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। ऑप्शन ए है बॉस्फोरस जल संधि, ऑप्शन बी है बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी है आपका जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी है आपका डोबर जल संधि। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो भाई आप देखोगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ मैं। ये जो आप थोड़ा सा देख रहे होंगे तो ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि जहां मैं मैप कर रहा हूँ। ये जिब्राल्टर जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये कहा किस किस को अलग कर रही है? तो जिब्राल्टर के उत्तर में देख रहे होंगे आप यूरोप, और जिब्राल्टर के दक्षिण में आप अफ्रीका। ठीक है? ये तो हो गए आपके महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और आपका अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर बोले कि यूरोप का कौन-सा देश है, तो आप बता दो कि यूरोप का देश पड़ेगा स्पेन। अगर बोलेगा कि अफ्रीका का कौन-सा देश है, तो अफ्रीका का देश पड़ेगा आपका मोरक्को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिब्राल्टर जल संधि है, वो आपकी स्पेन और मोरक्को के बीच भी है, अर्थात यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करता है। अगर आप महासागरों को देखोगे सागर, तो आप देखोगे जिब्राल्टर जल संधि के पश्चिम में आपका एक सागर है, जो मैंने डॉट किया हुआ है, ये कौन-सा है? अटलांटिक महासागर। और जिब्राल्टर के पूरब में एक आपका सागर है, मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिब्राल्टर जल संधि है, वो भूमध्य सागर को आपके अटलांटिक महासागर से भी अलग करता है। दूसरा जिब्राल्टर जल संधि जो है, वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिब्राल्टर जल संधि ही स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तो इतने क्वेश्चन आपके जिब्राल्टर से पूछे जा सकते हैं। एक आपके जो ऑप्शन है, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब आपके आपके पेपर में जो आपका क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन है आपका बोस्फोरस जल संधि। तो बोस्फोरस जल संधि किस-किस को अलग करता है? बोस्फोरस के ऊपर है आपका ब्लैक सी यानी काला सागर, और बोस्फोरस के नीचे है सी ऑफ मरमरा। ठीक है? मरमरा की आप लोकेशन देख लोगे, ये इस्तांबुल वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। ऑप्शन आपका दिया होता है डोवर जल संधि। कौन-सी? डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि किस-किस को अलग करती है? तो आपकी इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से अलग करती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश सागर से अलग करती है, इंग्लिश चैनल से अलग करती है। कौन-सी? द स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर जल संधि। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बेरिंग जल संधि क्या है? आपका उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। जब आप मैप में देखोगे, तो मैप में उत्तरी अमेरिका भी देखोगे, आप एशिया भी देखोगे। लेकिन जब आप ग्लोब देखोगे, तो ग्लोब में आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बेरिंग स्ट्रेट जो है, वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। दूसरा, एशिया का एक देश है रूस, और उत्तरी अमेरिका का जो एक है अलास्का। तो रूस को अलास्का से भी अलग करता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। दूसरा मैं कह सकता हूँ, बेरिंग स्ट्रेट का आप ऊपर देखोगे आर्कटिक ओशियन, और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे देखोगे आप बेरिंग सी, और बेरिंग सी के ही नीचे देखोगे आप पैसिफिक ओशियन। तो मैं कह सकता हूँ कि बेरिंग स्ट्रेट जो है, वो प्रशांत महासागर सागर को आर्कटिक महासागर से भी अलग करता है। अगर महाद्वीप की बात करूँ, तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। अगर देश की और बात करूँ, तो रूस को आप किससे अलग करता है? अलास्का से अलग करता है। इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन-सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होता है? तो ऑप्शन आपके समक्ष, ऑप्शन ए 22 और 23, ऑप्शन बी 21 और 22, ऑप्शन सी 25 और 26, ऑप्शन डी 20 और 21। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 और 21। आप सभी को पता है कि जब आर्टिकल 352 लगता है, आर्टिकल 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसे 2 मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21।
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ये आपको कहाँ चर्चा मिलेगी? ये चर्चा मिलेगी आपको अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 कहता है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आर्टिकल 352 के तहत, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमारे सुरक्षित रहेंगे, वो कभी भी उनका निलंबन नहीं होगा। दोस्तों, जब हम आपातकाल की बात करेंगे आगे, तो हम पूरा विधिवत तरीके से पढ़ेंगे कि आपातकाल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ऐसे कौन-कौन से अधिकार हैं जो सुरक्षित रह जाते हैं, ऐसे कौन-कौन से अधिकार हैं जो आर्टिकल 358 के तहत स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं। उनकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए NEDFI, ऑप्शन बी NABARD नाबार्ड, ऑप्शन सी IFCI इफ्की, ऑप्शन डी SIDBI सिडबी। तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। तो दोस्तों, अब नाबार्ड से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ सकता है आगामी। सबसे पहले बात करेंगे नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड को की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर, मैं लिख देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो जो जितने भी गांव के बैंक होते हैं, गांव के जितने बैंक होते हैं उनको उनका विकास करना ही इसका लक्ष्य होता है। यानी इसी के नाम में छुपा हुआ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। अब ये क्या है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1982 में। कब? 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। मुंबई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपकी एक ऑप्शन और दिया हुआ है सिडबी। बहुत से बच्चे सेबी और सिडबी को एक ही समझ लेते हैं। सिडबी आपका अलग है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? सिडबी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी की जो स्थापना होती है वो होती है 1990 में। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 1986, 1972, 1980 या 1988। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1980। कुछ वनों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला आपका वन से संबंधित, जैसे अभी पढ़ा था आपने, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1980 में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है 1980। दूसरा आपका पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1986 में। एक आपका वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था 1972 में। देखो, एक दो क्वेश्चन और आपके पूछे जाते हैं वन से संबंधित। और दोस्तों, दो प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, और एक प्रोजेक्ट है आपका एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ लेगा इनकी स्थापना कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया था वो चला था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट हाथी चला था आपको 1992 में। ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अपने भोजन के स्रोत के आधार पर जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान पर रहते हैं, जिसे माना जाता है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। पोषी स्तर, बी स्थायी फसल, सी शीर्ष स्तर का जीव, डी प्रजाति स्तर। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोषी स्तर। तो पोषी स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। वोल्ट मीटर, बी एनीमोमीटर,
सी इलेक्ट्रोमीटर, डी एम्पियर। तो आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व, शुद्धता। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति या हवा का वेग, हवा की गति। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं हम? जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ। ठीक है भाई। अब आपके समक्ष एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन से कब हटाया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, 1236, 1238, 1240, 1244। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओगे। जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, पहली वीडियो में, उसका राइट आंसर है कि जंगल की आग किसे कहते हैं? तो जंगल की आग पिलास, ढाक या आपका टेंसू भी आता है कभी-कभी, टेंसू, इसको कहा जाता है भाई। दोस्तों, ये थे आपके समक्ष 10 क्वेश्चन। आप मुझे बताओ ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी सुझाव देते हैं हमें, तो हम उस सुझाव को मानेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताओ, हम आपके समक्ष उसी आधार पर जुड़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।